एंट्री पर ही पड़ी हैं। लगातार सुबह से इनका इंतजार था और जोश के साथ ये तमाम युवा जो है आपके इंतजार में बैठे हुए थे। रजत राकेश टंडन इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया विपिन और सोनू भाई, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मंच पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी तुरंत ही मुंबई से आ रहे हैं और बिल्कुल रेस्ट भी नहीं किया है, लेकिन फ्रेश लग रहे हैं सोनू भैया। ये जो आप देख रहे हैं पीछे यूथ है, ये सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। जो इंतजार कर रहा हो एक बार हाथ ऊपर करके बता दे। ये देखिए, ये जोश है सोनू भाई, ये सुबह से है और इंतजार कर रहा है। उसकी दो बड़ी वजह, एक आप अच्छे एक्टर हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं, इसीलिए लोग आपसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सो भाई, पॉलिटिक्स तो बाद में है। मैं भी मालविका जी बैठी थी, उनसे भी पूछा कि उनका इंस्पिरेशन क्या था, तो उन्होंने बताया कि फादर मदर दोनों ही हमारे इंस्पिरेशन थे। उस समय भी हम, मदर आपकी गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, फादर भी जो कर सकते थे गरीबों के लिए करते थे। तो इंस्पिरेशन कहां से आया? लोगों के लिए काम करना, जिन लोगों को हम जानते नहीं उसके लिए काम करना। और मैंने मालविका जी से भी कहा, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन दिल चाहिए होता है, बड़प्पन चाहिए होता है कि आप मदद कर पाए किसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम, मीन्स अ लॉट। लेकिन जैसे आपने बताया भाई कि पैसे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि आप दुआएं कमाने निकलो। जो दुआएं होती हैं वो कभी खर्च नहीं होती, हमेशा आपके पास रहती हैं। बहुत जोरदार तालीम। मेरे मदर प्रोफेसर थे, शायद मालविका ने बताया होगा कि वो जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, अगर उन्हें एक एक बच्चा याद रहता था। अगर कोई बच्चा एक दिन नहीं आया तो बोलते थे यार वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा, तो किधर गया वो लड़का? भाई उसके पास बहुत लंबी बड़ी जमीन है, तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मेरे मदर बोलते चल स्कूटर निकाल, चल उसके गांव चलेंगे। तो हम उस भरी गर्मी में 25, 30, 40 किलोमीटर ढूंढते रहते, उस गांव में उसका घर ढूंढते रहते थे। और मैं मदर को पूछता था कि मामा यार कहाँ गर्मी में घुमा रहे हो? तो कहते नहीं यार वो बच्चे ने कॉलेज छोड़ दिया, उसको वापस लेकर आना है। उनके पेरेंट्स के पास जाते थे, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते थे कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और बाकी ज़मीनें आपने कमाई हैं, सब कमाते हैं, और उस बच्चे को वापस कॉलेज लेकर आते थे। सो मुझे लगता है कि जो इंस्पिरेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी का होता है जब आपको वो एनलाइटमेंट होता है ज़िंदगी में कि आपको लोगों की मदद करनी है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा स्कूल मेरे मदर फादर थे जो हमेशा मुझे सिखाते रहे। बट आई थिंक कोविड ने हम सबको एक बहुत बड़ा लेसन दिया। मैं मानता हूं कि कोरोना से बड़ा कोई टीचर नहीं, उसने बहुत जिंदगियां बदली हैं, लोगों को बताया है कि दूसरों के लिए कैसे जीना है। मैं भी अभी अपने लेसन सीख ही रहा हूं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सीखे भी हैं। ठीक है सुनो भाई, कोविड से पहले एक माइग्रेंट इशू भी था। जब देश की सड़कों पर आदमी था, वो वापस जाना चाहता था, लॉकडाउन का समय था, खाना नहीं था, वापस नहीं जा सकता था। आपने तमाम लोगों के लिए बसेस कराई, वो विजुअल्स भी हमने देखे, कई की फ्लाइट की टिकट्स कराई। ये कैसे आया? लोग जानना चाहते हैं। कई ऐसे स्टार्स हैं जो मुंबई हैं और लोगों ने भी मदद करी, वो भी हमारी जानकारी मिले। आपने एक कदम आगे बढ़कर करी। ये किसी ने आपसे कहा या आपने विजुअल देखा, कोई स्टोरी देखी, कोई आर्टिकल पढ़ा, किसी ने आपको सजेस्ट किया या किसी दोस्त ने कॉल किया? ये दिमाग में बात आई कैसे कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के पास आपको जाना है और उनकी मदद करनी है, उन लोगों को जिनको आप जानते तक नहीं? देखिए, मैं तो जैसे लोग सब खाना बांट रहे, मैं भी ऐसे ही खाना बांट रहा था। मैं रोज एक ट्रक खड़ा करता था खाने के साथ फ्रूट्स का, और जो लोग जाते थे उनको खाना देता। तो मैं एक परिवार से मिला जो कर्नाटका जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे थे साथ में। तो उन्होंने बोला कि आप हमें 10 दिन का फ्रूट दे सकते हैं। तो मैंने बोला 10 दिन क्यों? बोले कि हम पैदल जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं। सो मैं बोला कि अगर मैं आपके लिए बस का इंतजाम कर दूं तो आप जाएंगे? तो वो करीबन 350 लोग थे, उनकी जो पूरी कम्युनिटी थी। तो बोला सर बसेस तो बंद है कोरोना में, कैसे जाएंगे? तो मैंने बोला कि अगर मैं परमिशन ला के दूं तो वहाँ से मैं थाना में कालबा चौक करके जगह है मुंबई में, तो वहाँ मैं डीसीपी ऑफिस में गया। मैंने बोला कि मुझे इन 350 लोगों की परमिशन चाहिए। तो उसने बोला कि सर परमिशन नहीं मिल सकती क्योंकि स्टेट्स बंद हैं, आप नहीं जा सकते। तो मैंने बोला कि पैदल तो ये लोग जा ही रहे हैं, तो पैदल तो जाने से आप इन्हें रोक नहीं सकते, तो अगर मैं इनकी स्टेट से परमिशन ला दूं तो क्या आप मुझे इन्हें जाने देंगे? तो बोले ठीक है, आप जाके कर्नाटका से परमिशन ला दीजिए तो हम जाने देंगे। मैंने कैसे भी अपने थोड़े सोर्सेज लगाए, मैंने कर्नाटका से उन 350 लोगों की परमिशन ला दी और मैंने अगले दिन उस ऑफिस में रखी कि मैं सर अब इनकी परमिशन दो। उन्होंने बोला कि आप 350 लोगों का कोविड टेस्ट करवाइए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर बस में आदमी बैठेगा। 27 लोगों की परमिशन मिलती थी एक बस में। मैंने कोविड टेस्ट कराया 350 लोगों के, 27 लोगों के हिसाब से बसेस में बिठाया, और उन 350 लोगों को जब मैंने सी ऑफ किया,
मोस्टली सब लोग बच्चे रो रहे थे, उसके अंदर पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे। और जब मैं उनको अलविदा कह रहा था तो सबकी आंखों के अंदर आंसू की एक ऐसी होप थी। तो मुझे जब मैं घर से वापस आ रहा था उनको बसेस को सी ऑफ करके, सो मुझे लगा कि ये कहानी 350 लोगों की नहीं है, उन लाखों लोगों की है जो देश भर के कोने में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और फिर मैंने सोचा कि अभी जब तक आखिरी जो मजदूर है घर तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं लगा रहूंगा। और वहां से जर्नी शुरू हुई और करीबन उस पूरे दौरान में 7.5 लाख लोगों से टच में आया। क्या बात है, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। 7.5 लाख लोगों के साथ ये खड़े। उसके बाद कोविड का भी दौर आया। ये एक ऐसा दौर था जब कई दोस्त फोन पर बात करते थे लेकिन मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे। हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता था तो वीडियो कॉल कर लेते थे लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। उनको डर लगता था, जिनके घर में बच्चे थे, एल्डरली पीपल थे, उनको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद कैरियर बन जाऊं। उस समय में भी आप बाहर निकले, किसी ने मना नहीं किया। मालविका जी ने फोन नहीं किया कि साहब आप कोविड में घूम रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मालविका भी रोड पे होती थी, पंजाब में ये भी घूमती रहती थी। बट एक नशा था। जब आप बाहर जाते हैं और आप लोगों की तकलीफें देखते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आपको किसी तरह कोविड। मेरी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे हमेशा मुझे थोड़ी शक की नज़र से देखा जाता था कि ये पक्का कोरोना लेके आएगा बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि सड़कों पे रहते पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। और मैं जब रेलवे स्टेशन पे जाता था या बस स्टॉप्स पे जाता तो मुझे पुलिस वाले हमेशा बोलते थे कि यार क्या कर रहे हो आप, आप बाहर ऐसे घूम रहे हो। तो मैंने बोला सर अभी बहुत लोग हैं सड़कों पर, उन्हें भेजना ज़रूरी है। लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, मुझे ये पता था कि इनको सिर्फ घर नहीं भेजना, उसके बाद एक बहुत बड़ी तकलीफें आने वाली हैं जो जब इनकी नौकरियां नहीं रहेंगी, इनके पास वापस आने का हौसला नहीं रहेगा तो कैसे हो। तो फिर मैंने नौकरियां दिलाने का प्रोग्राम शुरू किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया था प्रवासी रोजगार, और आज वो गुड वर्कर के नाम से जाना जाता है। हम लोग करीबन ऑन रिकॉर्ड ऐसी स्पीक नाउ करीबन 2,70,000 लोगों को जॉब्स ऑलरेडी दिला चुके हैं, स्किल डेवलपमेंट करवा चुके हैं। सो आई फील एक सबसे बड़ा जो लेसन मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछते, आज हमारे घर के अंदर कोई अगर बीमार हो जाता है, हम उसे डॉक्टर पर लेके जाना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। हम लोग सोचते हैं यार कैसे फॉलोअप करेंगे, क्या दवाई देंगे उसे, और मेरे लिए भी शायद 2 साल पहले वैसा था। लेकिन जब आप किसी अनजान आदमी के लिए भाग दौड़ शुरू करते हैं सो कैसे रास्ते खुलने शुरू होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मुझे एक बहुत बड़े एक्टर ने फोन भी किया एक बार रात को 3:30 बजे कि तू कैसे करता है यार, अचानक ऑक्सीजन पहुंच जाती है पूरे देश में, घरों में लोग पहुंच जाते हैं, खाना पहुंच जाता है, दवाइयां पहुंच जाती हैं, तू करता है कैसे। सो मैंने उन्हें एक ही चीज बोली थी कि आई डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। सो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने आपको फोन किया कि भाई किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए, दिला दीजिए, आप दिला देते हैं, फिर दोबारा फोन करता हूं, फिर आप दिला देते हैं। लेकिन तीसरी बार हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग फोन ना किया जाए, यार कितनी बार मैं एहसान लूंगा। आप विश्वास मानिए, जब आप अनजान इंसान के लिए जितने मर्जी एहसान लीजिए, जितनी बार मर्जी फोन कीजिए, आप संकोच मच कीजिए, आप देखेंगे कि हर आपका काम होता रहेगा। तो मदद करने के लिए सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा सा और सक्सेसफुल हो जाऊं, जिंदगी में कुछ बन जाऊं, पैसा कमा लूं, उसके बाद मैं भी कुछ लोगों के लिए करना शुरू करूंगा। मुझे लगता है आज आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको वो एक कनेक्शन बनना है जरूरतमंद में, और जो जरूरत पूरी कर सकता है, अगर आप उसका एक धागा बन जाए तो आप जिंदगी बदल सकते हैं। मैंने जब सू चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया, उसमें मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास शायद कभी फीस देने के पैसे नहीं थे, हम लोगों ने उसकी फीस भरी। आज वो बहुत एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, वो हजारों लोगों की फीस भरवाते हैं, वो हजारों लोगों की मदद करते हैं। सो आई थिंक वो एक जरिया बन गए लोगों की जिंदगी बदलना। तो हमें वो जरिया बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और जिस जरिया बन गया आई थिंक यू आर ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। सुबह पंजाब पे आएंगे, इलेक्शंस भी हैं 5 राज्यों में, यहां पर यूथ के क्या इश्यूज हैं, आपकी बातचीत होती होगी, मोगा से पंजाब भर से फोन आते होंगे। ड्रग्स का एक बड़ा इशू था, पिछला चुनाव मुझको याद है, बिल्कुल चुनाव के आसपास वो पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब, बड़ा इन्फ्लुएंस था उस समय, वो भी एक इशू यहां पर है। कैसे देखते हैं पंजाब की यूथ को आप, और आज भी चैलेंजेस क्या है जो पंजाब का यूथ? देखिए हम लोग सब जानते हैं, मैं बहुत पंजाब आता हूं, मुझे लगता है कि आप शायद मेरे से बेहतर भी जानते हो। हम लोग सब जानते हैं कि पंजाब में
नशों की प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक आध घंटा अच्छी डिस्कशन होती है और फिर उसके बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन, हम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, लोग हमेशा बोलते थे उड़ता पंजाब, हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया उठता पंजाब। उठता पंजाब, ताकि देश में कोई भी अपने पंजाब के अंदर, आज भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूं, अगर आपको पता चल, ये जितने ड्रग्स के कारण जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम लोग उनको हीरोज बोलते हैं, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते या वो निकलना चाहते, लेकिन उनको उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं। तो हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म शुरू किया कि आपको पंजाब में कहीं पे भी, किसी गली, किसी मोहल्ले के अंदर, किसी भी गाँव में अगर पता लगता है कि कोई इंसान ड्रग से पीड़ित है, कोई फैमिली है, तो आप हमें उस प्लेटफॉर्म पर आकर एक मैसेज छोड़ें। वी विल मेक श्योर कि हम लोग वहां पे जाएं, हम उसका पूरा इलाज कराएंगे और जब तक वो ठीक नहीं होता हम लोग उसे बाहर निकालेंगे। सो आज वो प्लेटफॉर्म चल रहा है। एजुकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सो हमने मैंने आज ही लॉन्च किया है विच इज कॉल्ड हर हाथ किताब। बिल्कुल, आज आपने उसको ट्वीट भी किया मैंने सोशल मीडिया पे। तो उसमें एक टोल फ्री नंबर है कि पूरे पंजाब में किसी भी गली, मोहल्ले, गांव में लड़का लड़की किसी भी स्तर का, किसी भी एजुकेशन का, अगर आपको लगता है कि वो फीस नहीं भर सकता, वो इंटेलिजेंट है, तो आप उस पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। वील रीच आउट टू देम और वील मेक श्योर कि उसकी वापस जो एजुकेशन है शुरू हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सरकार का हिस्सा बने। हम हमेशा यही सोचते हैं यार बहुत सरकार हमारी सही नहीं आई, अगले 5 साल बाद देखेंगे, बदलेंगे, दूसरा लेके आएंगे, फिर हम लोग आती है दूसरी, फिर हम बोलते हैं यार सही नहीं आई, बदलेंगे। खुद सरकार बन जाओ यार, छोटी बन जाओ सरकार, एक गली की सरकार बन जाओ, एक मोहल्ले की सरकार बन जाओ। आई थिंक चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसी की कोशिश है। यू नो, आई एम स्टिल लर्निंग इन माय लेसन्स, बट या ठीक है। सुन भाई, आपने बताया इतने सारे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत पढ़ा आपके बारे में कि कई आपके दोस्त हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फंड्स करते हैं, लेकिन हमने थोड़े दिन पहले देखा कई रेड्स भी हुई, वो भी खूब चला। तो कहीं डर लगता है कि बहुत अच्छा काम कर देंगे तो भी दुनिया की नजर में आ जाएंगे। देखिए, अगर कोई मुश्किलें ना आए तो इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे। जब कोई ऐसी मुश्किल आती तब पता चलता है बहुत रास्ता सही पकड़ा हुआ है, रोकने वाले मिल गए हैं आपको। जब वो रेड्स का दौर शुरू हुआ, जब सब लोग आए तो मैंने उनको बोला कि आपने बहुत सालों से रेड्स की होंगी, बट दिस हैज टू बी अ बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। जब आप आएंगे और जिस दिन आप जाएंगे, जितने भी दिन बाद जाएंगे, आप जाते समय ये जरूर बोलेंगे कि ये सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था। 4 दिन थे सब मेहमान घर पे, जब जाने लगे 3:30-4 बजे, 4 दिन बाद, तो मैंने बोला कैसा एक्सपीरियंस था? दिस इज द बेस्ट एवर। सो आई फील कि इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ, एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स वी हैव टू आंसर। अगर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और जब उन्होंने मैसेजेस खोले तो करीबन 53,000 ईमेल थे जो अनरेड थे लोगों के। मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे आपने इलाज करवा दिया, मेरे थैंक यू मेल से। तो मैंने बोला कि अब ये 50-55 हज़ार लोग हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं, चलिए मिलके 5-5 केसेस सब लोग बांटते हैं। जो आप 20-25 लोग हैं तो चलिए कम से कम 100-150 लोगों तक तो मदद पहुंच जाते हैं। सो दे वर ऑल अम्यूज्ड, बट आई फील कि रुकना नहीं चाहिए। जो सफर शुरू हुआ, स्पीड ब्रेकर्स जरूर आएंगे, बट जो गाड़ी है चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, शो भी चलता रहना चाहिए। सुनो भाई, आजकल हम देख रहे हैं बॉलीवुड भी बहुत बढ़ गया है पॉलिटिकल लाइंस में। पहले ऐसा होता नहीं था, कुछ लोग होते थे जो पॉलिटिक्स में आते थे, बाकी एक सिनर्जी रहती थी, लोग जाते थे, फंक्शंस में जाते थे, जितने सेरेमोनियल फंक्शंस थे उसमें भी जाते थे, अवार्ड्स में जाते थे। अवार्ड्स वापसी की भी बात हो रही है, और बॉलीवुड भी एक लाइन में बटा हुआ है। कुछ लोग सरकार के साथ हैं, कुछ मुखर विरोधी हैं, और बियॉन्ड अ पॉइंट बॉलीवुड जो है वो पॉलिटिकल होता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो आजकल सोशल मीडिया की रीच है वो कमाल की है, और बॉलीवुड की वॉइसेस हमेशा हमने देखते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा रीच तक होती हैं। कुछ लोग जो मुश्किलें होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, उसे जाहिर कर देते हैं। कुछ लोग जाहिर नहीं करते, थोड़ा सा दबा के बैठते हैं, और कुछ लोग एकदम चुप हैं। बट यस, जिस दौर से बॉलीवुड गुजरा है अलग अलग समय में, पिछले कुछ 2-2.5 साल से, तो लोग कहीं ना कहीं सहमे जरूर है। मैं नहीं बोलूंगा कि हर आदमी आगे बढ़कर आता है और हर किसी के पास वो आवाज है बोलने के लिए, तो लोग शांत रहते हैं। कई बार हम लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, तो मुझे लगता है यार बोलना चाहिए बॉस, अगर तकलीफ है तो बोलो यार। तो कहते नहीं यार हम लोग ठीक है। डरते हैं लोग। मैं कहूँगा डरे हो या बोलते कि यार क्यों पंगा लेना है यार, बैठे रहो जहाँ खुश है वहां पे बढ़िया है। सो आई फील जब आपको तकलीफ होती है तो बताना जरूर चाहिए कि तकलीफ होती है, नहीं तो उसका सुधार नहीं होगा। बहुत बढ़िया। सुनो साहब, पॉलिटिक्स पे आऊं, क्योंकि यूथ भी बहुत है, वो भी पूछना चाहेगा। फिटनेस भी एक
कोविड के दौरान एक बड़ा इशू रहा, लोग फिटनेस फ्रीक हुए, लोगों ने वॉक करना घर में शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, ग्रीन टी, बहुत कॉन्शियस डाइट लोगों ने पाई। आप फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं? मैंने फिटनेस एक्चुअली कॉलेज के दौरान शुरू कर दी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और फिर वो हिस्सा बन गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए दिन में सिर्फ 22 घंटे होते हैं, बाकी के 2 घंटे मैं हमेशा फिटनेस के लिए रखता हूँ। फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी बिजी हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो 1.5-2 घंटे जरूर निकालता हूँ। एंड आई थिंक वी हैव टू ईट राइट। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, मैं मंडे से जिम शुरू करूंगा, मैं 1 तारीख से करूंगा, बस मैं 31 दिसंबर खत्म होगा, 1 जैन से मैं जिम शुरू करूंगा। ना हो कभी 1 तारीख आती है, ना हो कभी मंडे आता है, और ना हो कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा होता है। जो होता है वो आज होता है, ना मेरे लिए आज हर रोज होता है। लेकिन सोनू भाई, आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में तो सबसे फेमस है कि स्वीट लस्सी और पराठे मक्खन के साथ। तो अभी आप पराठे, लस्सी ये सब लेते हैं या बिल्कुल बंद है? नहीं, मैं ले लेता हूँ। जब पंजाब आता हूँ तो मक्की की रोटी, सरसों का साग बना ही होता है। जब आता हूँ लस्सी शस्सी भी ले लेता हूँ, पराठे भी ले लेता हूँ। बट आई थिंक मेरे हिस्से के पराठे मैंने पूरी जिंदगी में बहुत खा लिए हैं। अभी थोड़ी सी मात्रा कम हो गई है, बट व्हेन आई कम बैक टू पंजाब, यस, मैं थोड़ा एक्सरसाइज 1 घंटा ज्यादा करता हूँ, बट आई एंजॉय दैट फूड। ठीक है। सुनो भाई, मालविका जी हैं और लगातार इस बात की चर्चा है कि उनको जी चुनाव भी लड़ना है। सस्पेंस बना हुआ है किस पार्टी से? चूंकि आप मेंटरशिप प्रोग्राम था, केजरीवाल साहब से भी मुलाकात हुई थी, कांग्रेस में भी मुलाकात हुई, क्या देखते हैं आप? किस पार्टी को देखते हैं आप कि पंजाब में वो पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की महिलाओं के लिए, पंजाब के युवाओं के लिए काम कर सकती है? देखिए, मैं हमेशा मैं उसे पार्टी नहीं, मैं सोच की बात करता हूँ। मैं हमेशा, जब मालविका ने भी सोचा तो मैंने बोला कि ये बड़ी मुश्किल दुनिया है जब आप से सारे लोग एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं। उम्मीद से बड़ा शब्द नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ। जब आपसे लोग उम्मीद लगाते हैं कि बॉस ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमें इससे उम्मीद है कि ये हमारी जिंदगी बदल सकता है, हमें हमारे शहर को बदल सकता है, हमारी, तो ये सोच है। तो अगर मैं मालविका से पूछा कि आप तैयार हो इस चीज के लिए, क्योंकि जब आप पर उम्मीद टिक जाती है, अगर आप उम्मीद में खरे नहीं उतरते हो तो आप फेल होते हो ऐसे इंसान। मालविका बहुत समय से पहले से ही कर रही थी सोशल वर्क, और उसने बोला कि भैया मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आई विल मेक श्योर कि इस शहर को या इन लोगों को या जो भी लोग मेरे सर्कल में आते हैं उन्हें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो वो डिजर्व करते हैं। उसके लिए आई विल रियली वर्क हार्ड। सो मुझे मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ, पहले मैं नॉट एज पॉलिटिकल एंगल से मिला था, बट मैं नॉर्मल भी मिला था सोच जानने के लिए। जब आप बोलते हैं कि किसी स्कूल में एडमिशन दिलानी हो तो आप सब स्कूल जाके देखते हैं कि उसका प्रिंसिपल कैसा है, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसका सिलेबस क्या है। सो आई थिंक ऐसे ही इट्स अ ह्यूज डिसीजन, क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपकी जितनी अच्छाई होती है वहां ट्रांसफर होती है कि आपने उसके बारे में सोचा, और सामने वाले की अच्छाई और बुराई दोनों आप पर भी ट्रांसफर होती है कि अरे यार वो देखो। और यहाँ पर सब जानते हैं, आप किसी भी पार्टी से जुड़े, आपकी निंदा होगी ही होगी, दूसरे लोग आपके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। वो आपको कितना इफेक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीडर ऐसा बनना चाहिए। मैं कल से ट्वीट भी किया था कि इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे काम करो कि सामने वाला आपकी बुराई करे तो लोग विश्वास ना करें। सो आई थिंक अगर हमने ये सोच के किसी भी पार्टी में जाए, फर्क नहीं पड़ता, पार्टी पे उंगलियां उठेंगी लेकिन आप पर नहीं उठेंगी अगर आप सही हो। सो अभी थोड़ा वक्त है कि डिसाइड करते हैं कि किसके साथ जोड़कर चलना है, बट खुद पर मुझे लगता है कि अपने आप को इतना सक्षम जरूर करना पड़ेगा कि आप अच्छा काम करते रहो और लोगों की जिंदगियां बदलते रहो। सुनो, आपको भी ऑफर मिला होगा कि भाई आप भी चुनाव लड़िए, आप भी पार्टी के लिए कैंपेन करिए, आप पंजाब से जाते हैं, पंजाब की शान है, पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ में आपकी फॉलोइंग है, आपने इतना नाम कमाया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको भी अप्रोच किया होगा कि सुनो भाई आप भी चुनाव लड़िए, जिस भी पार्टी से आप लड़ेंगे उस पार्टी को एक फेस मिलेगा पंजाब में? या मिला है डेफिनेटली, अभी नहीं, बहुत सालों से मिल रहा है। मैं बताया भी था, मैंने 2 दफा राज्यसभा भी एक्सेप्ट नहीं की थी। तो मैं अभी भी, पंजाब में चुनाव है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा सबसे बात करता हूं कि कमाल का नेता वो जिसे जबरदस्ती कुर्सी पे बिठाया जाए कि बॉस तू बैठ, तू डिजर्व करता, बोले नहीं यार मेरे को नहीं बैठना, उसको बोले कि नहीं तू बैठ, हमें तेरे पे फेथ है कि तू बदल सकता है, तू बदलाव ला सकता है। जो इंसान कुर्सी के पीछे भागेगा, जो इंसान टिकट के पीछे भागेगा, जो इंसान ओहदे के पीछे भागेगा, उसको लोगों की मदद करने में बहुत समय लगेगा। सो ऑफर्स आती हैं, लोग कहते हैं यार तेरे को पता है कि कितनी बड़ी तेरे को ऑफर्स मिल रही हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों को ये मिलने में और तेरे को सीधा ऑफर हो रही है।
सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे पावर और ओहदे एक्साइट नहीं करते, मुझे सोच एक्साइट करती है। मैं जो अभी कर रहा हूँ, जितने भी लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, अगर हजारों लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर पा रहा हूँ, कि ऐसा ना हो उसमें एक रुकावट आ जाए क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के साथ जुड़ गया या कुछ बाउंड्रीज बन जाए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज कि मैं अगर किसी दुनिया में घुसता हूँ तो कहीं मेरी दुनिया पीछे ना रह जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे मैं हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेलंगाना में पहला हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई में हम लोग कर रहे हैं, शिरडी में हम लोग ओल्ड एज होम पे काम कर रहे हैं। तो ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, बहुत सारे लोग मेरे पर कंधों पर एक जिम्मेदारी ली है, तो कहीं वो जिम्मेदारी पीछे ना रह जाए। तो इसलिए जस्ट टेकिंग लिटिल टाइम, बट बोलते हैं कि जब लिखा होगा कि सोनू सूद को राजनीति में आना है, उस समय मैं खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, और जब भी होगा सो आई विल बी ऑन द रूफ टॉप्स एंड आई विल टेल कि बॉस मैं आ रहा हूं, आप मुझे गालियां दो, आप मेरे पे उंगलियां उठाओ, आप बोलो कि यार तू इसीलिए अच्छा काम कर रहा था क्योंकि राजनीति पे आ रहा था, लेकिन आपसे वादा करता हूं जब भी आऊंगा 6 महीने बाद बोलोगे यार सोनू तूने आने में देर कर दी, तेरे को पहले आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, सुनो भाई, कई और भी ऐसे लोग थे फिल्म लाइन से जो पॉलिटिक्स में आए। सक्सेस रेट बहुत कम हो पाता है क्योंकि रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, तो लोगों का परसेप्शन ये भी बन जाता है कि फिल्म स्टार्स जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर वापस मुंबई चले जाते हैं। कई लोग थे, गोविंदा जी को आप देखिए, वो जीते थे, राम नाईक जैसे नेता को उन्होंने हराया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। कई ऐसे उदाहरण हैं आप देखेंगे तो, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। मुंबई की लाइफ और जनरल आप जहां से आते हैं, ग्राउंड पर लोगों की समस्याएं, हालांकि आपने वो किरदार निभाया है असली जिंदगी में, लेकिन एक टफ चैलेंज होता है। सक्सेस रेट इसका बहुत कम होता है जो लोग बॉलीवुड से आते हैं और पॉलिटिक्स में सर्व करने के लिए आते हैं। मैं वही बोला, बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि दुनिया अलग है, लोग अलग है वहां पर। मैं जब पहली दफा मुझे पॉलिटिक्स का ऑफर आया था तो मैं जिनके साथ था उन्होंने बोला यार सोनू तो बड़ा सेंसिटिव सा बंदा लगता है यार, यू हैव टू बी थिक स्किन टू बी इन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर इमोशनल लोगों के लिए जगह नहीं है। सो ये मैं आपको करीबन 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ समय पहले की बात है, मैं तेलंगाना गया, वहाँ पे जो सीएम है केसीआर साहब और केटीआर साहब मेरे बहुत अच्छे, मेरी उनसे पहचान है, तो मैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा हूँ। तो जिस दिन मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी जितने थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब लोग बैठे हुए थे सब सामने, तो उन्होंने बोला कि सोनू तुम आ रहे हो तो हमारा पूरा जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के दौरान जब भी किसी को तकलीफ होती थी किसी भी स्टेट में, तो वो टैग करते थे, पीएमओ ऑफिस करते थे, केटीआर ऑफिस करते थे, केसीआर को टैग करते थे, तो सोनू सूद को भी टैग करते थे कि भैया यहाँ पे मेडिसिन चाहिए, बेड चाहिए, ये दवाइयाँ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हम लोगों की ये कोशिश रहती कि यार सोनू सूद से पहले ऑक्सीजन पहुंचा देना वहां पे। एंड 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वी फेल्ड, कि जब भी हम फोन करते थे बोले नहीं यार सोनू ने भिजवा दिया ऑक्सीजन, अरे मेडिसिन पहुंचा दिया। दे सेड कि हमारे पास पूरी स्टेट की मशीनरी है, हमारे पास सब लोग काम करते हैं, हमारा सवाल आपसे ये है कि आप हमसे पहले कैसे पहुंचा देते हो। सो मैंने उनसे वही बोला कि जब मैंने 7-7.5 लाख लोगों को साथ जुड़ा, वो सब लोग मेरे वॉलंटियर्स बन गए। आज आप देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, किसी भी जिले, किसी भी छोटे से गांव कस्बे में बोले, ऑक्सीजन छोड़ के अगर किसी को भैंस भी पहुंचानी हो मैं पहुंचा सकता हूं सबसे पहले।